देखिए, इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है वो काफ़ी नैरो होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। मैं तो 9th में फेल भी हुआ हूँ, 10th में भी मैं एक बार टर्म एग्ज़ाम में फेल हुआ था। और आपने कहीं कोचिंग में नहीं लिया, इनफैक्ट आपने आंसर राइटिंग का भी कहीं नहीं कहीं आप मॉक आंसर राइटिंग भी आपने नहीं किया, खुद घर पे ही सर आपने किया था। दो चीज़ होता है, एक हार्ड लेबर होता है, एक स्मार्ट लेबर होता है। तो मेरा मानना है कि स्मार्ट लेबर किया जाना चाहिए। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टारगेटेड स्टडी की जाए सेल्फ स्टडी से तो आराम से अचीव किया जा सकता है। एग्ज़ाम में अगर क्रैक करना हो तो अपना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 60 से 62 से लेकर 65 तक 3 बार मेंस दिया, तीनों बार क्वालिफाई किया है। उसके पीछे ये वजह थी कि मैंने कभी भी कोई भी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। कल्चर के बारे में इंडिया की क्या पोजीशन है और अभी उसमें हम लोगों का कितना % इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, उससे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ पहले इंट्रोडक्शन होता था। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं, तो हम लोग लैंड रिफॉर्म्स क्या है। निराश नहीं होना चाहिए, अंधकार आता है तो सवेरा भी आता है और ये चीज़ मैंने फील भी किया है। तो और किसी भी चीज़ के लिए टूटना नहीं चाहिए। जैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ जिसान आरिफ सर हैं, जो बीपीएससी 65th का रिजल्ट है सर में उसका सिलेक्शन हुआ है और सर का जो सर्विस एलोकेट हुआ है उसमें सर ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर की पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। सर की स्ट्रगल जर्नी बहुत लंबी रही है। सर कभी ये भी सोच रहे थे 64th में सर का नहीं हुआ था, 63rd में सर का नहीं हुआ, तो सर ने सोचा था कि मैं अब छोड़ देता हूँ, मुझे बीपीएससी नहीं करनी है। लेकिन सर ने स्ट्रगल किया और 65th में फाइनली अपना इन्होंने स्थान हासिल किया है। तो सर की हम स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, क्या क्या इन्होंने बुक लिस्ट फॉलो किया था वो जानेंगे, सर का नोट्स बनाने का विधि किया था और सर का टाइम टेबल क्या हुआ था, सर का सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले बहुत बहुत बताइए। जी शुक्रिया आपका। सर अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने क्लास 10th और 12th पटना से किया है, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से, और मैंने उसके बाद बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद 2 साल मैंने प्राइवेट में जॉब भी किया है। वहाँ मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मैं तैयारी में आया और पापा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए और सपोर्ट भी किया है शुरू से लेकर अंत तक। और उसके बाद मैंने जब तैयारी शुरू की तो पहले मैं बैंक की तैयारी कर रहा था, जिसमें मैंने SBI PO वगैरह का मेंस क्वालिफाई किए थे और IBPS वगैरह का भी 1-2 एग्ज़ाम मैंने पास किया था। उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि BPSC करना चाहिए, तो मैंने BPSC का फिर सिलेबस वगैरह देखा और वहाँ से मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन मिली। ओके सर, आपको कहाँ सर मोटिवेशन मिला सर कि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है? और सबसे बड़ी बात सर, जो एस्पिरेंट्स होते हैं सर मैक्सिमम वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं। सर अब इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं, मैं बहुत सारा स्टेट पीसीएस का मतलब कि टॉपर्स के साथ मेरा इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का होता है, तो सर कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट के, मतलब कि इधर इंजीनियर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है कि नहीं अब हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है? देखिए, इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है वो काफ़ी नैरो होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। कार्य विविधता होती है, बहुत सारे कार्य करने को मिलते हैं, तो चैलेंजेस ज़्यादा होता है। तो सभी लोगों को ये चैलेंजेस पसंद आता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। पर ये कोई बैरियर नहीं है। सब्जेक्ट भी आर्ट्स के भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं और मैंने खुद भी जो ऑप्शनल रखा वो आर्ट्स का पेपर रखा था क्योंकि इंटरेस्टिंग ज़्यादा होता है। जी ओके सर, एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि जो बीपीएससी में, यूपीएससी में या फिर किसी भी सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हैं तो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं बचपन से बेसिकली। तो सर आप थोड़ा सा अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस बताइए, जैसे कि अपने एकेडमिक बैकग्राउंड बता दिए, उसमें परफॉर्मेंस क्या था, मतलब कि परसेंटेज क्या क्या था आपके रहे थे? जी, अगर ऐसा कहा जाए तो मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और मैं तो 9th में फ़ेल भी हुआ हूँ, 10th में भी मैं एक बार टर्म एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था। तो और वो चीज़ का मोटिवेशन मुझे अपने क्लास टीचर से मिला था। सर ने मुझे मोटिवेट किया, बोले कि तुम पढ़ने में ठीक हो, सिर्फ पढ़ो अच्छे से तो हो जाएगा। तो उस चीज़ से मुझे हिट किया और मैं वहाँ से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद 10th में मुझे 83% मिले और 12th में मुझे 73.6% आए थे और इसमें मेरा दाखिला भी प्राइवेट कॉलेज में ही हो पाया। तो इस तरह से कहा जाए तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। जी सर, आपको सर प्रिपरेशन के दौरान जैसा कि आपने बताया कि पिताजी ऑफिसर हैं, लेकिन अब जैसे हम इंटरव्यू शूट करने से पहले चर्चा कर रहे थे कि आपके पिताजी जैसे कि रिटायर्ड होने के बाद अपना बिजनेस कर रखा उन्होंने, तो सर आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे? क्योंकि आप अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ भी आपने बहुत सारा बटाया है और शुरू से उनके साथ आप बिजनेस में खड़े रहे हैं, तो सर आपको टाइम कहाँ से मिलता था? कैसे टाइम टेबल सुबह शाम तक हुआ करता था और कैसे आप पढ़ते थे?
जैसे पापा का बिज़नेस था तो सुबह में मैं यहाँ से चला जाता था, वहाँ पर कोई काम होता नहीं है, भीड़ नहीं रहती है, तो मैं आराम से अपने जो भी पुस्तक पढ़नी होती है वो अपने साथ बुक लेकर जाता हूँ। कॉपी नोट्स वगैरह वहीं पर मैं बनाता था, पढ़ता था। एग्ज़ाम का समय जब नज़दीक आता था तो मैं वहाँ जाना बंद कर देता था, अपना रूम में ही सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहता था, और जो वक्त मुझे वहाँ मिलता था खाली का, मैं वहाँ दिन भर पढ़ते रहता था। ओके जी सर, आपने जैसे कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, आपने सेल्फ स्टडी करा है, तो सर जो भी एस्पिरेंट जिनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग करने के लिए, या फिर इलाहाबाद जैसे शहरों में नहीं जा सकते, दिल्ली जैसे शहर में नहीं जा सकते हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करें? तो सर प्रीलिम्स के लिए आपका सर बुक लिस्ट क्या क्या हुआ करता था, और मतलब कैसे आपकी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी उसके लिए? जी, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली देखा जाए तो हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 40 से 42 सवाल इंडियन हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री से पूछते हैं। तो इसके लिए हिस्ट्री के फैक्चुअल सवाल पढ़ने होते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ा था मैंने, उसके बाद घटना चक्र से रिवाइज़ किया था। बिहार के लिए सामान्य अध्ययन में विवास पनोरमा मैंने लिया, उसको पढ़ा, तो वो हिस्ट्री उससे कवर अप हो जाता है। तो लगभग 40 से 42 में अच्छे खासे सवाल सही हो जाते हैं। उसके बाद साइंस का पेपर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें 30 सवाल आते हैं। तो अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 10th 11th तक के अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़े हैं या रिवाइज़ कर ले NCERT से, या और भी किताब हैं जैसे ब्रशअप करने के लिए लूसेंट पढ़ लिए, या फिर घटना चक्र की किताब है वो पढ़ ली, और उसके बाद करेंट अफेयर्स 30 नंबर के होते हैं। तो पहले मेजर एरियाज़ जो होते हैं उनको टारगेट करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो और PT हमारा क्वालिफाई हो सके। पॉलिटी है तो 10 नंबर 11 नंबर के पूछते हैं हमेशा, तो उसके लिए भी किताब पढ़ी हमने। और उसके बाद ज्योग्राफी है, ये सब तो छोटा छोटा ये सब पोर्शन है, 10-10 नंबर 15-15 नंबर का। मैथ्स के 10 सवाल आते हैं, तो मैथ्स के 10 सवाल आप एक एवरेज स्टूडेंट आराम से हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। ओके सर, मेंस की बात करी जाए तो सर मेंस में आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, और आपने कहीं कोचिंग में नहीं लिया? इनफैक्ट आपने आंसर राइटिंग का भी कहीं आप मॉक आंसर राइटिंग भी आपने नहीं किया, खुद घर पे ही सर आपने किया था। सर प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स आ जाए वो मैटर नहीं करता, मेंस तो सर मेंस में कितने मार्क्स आते हैं वो मैटर करता है। तो सर मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या क्या रिसोर्सेज थे आपके? जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था उस वक्त मेरा स्टैट की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो चूंकि मैंने उस चीज़ को समझा, उसके बाद मैंने स्टैट्स पे काफ़ी फोकस किए, टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया कि एग्ज़ाम में 3 घंटे में मुझे कैसे करना है। कई लोग पहले स्टैट्स बनाते हैं, कई लोग बाद में बनाते हैं, तो मैं बाद में ही हमेशा बनाता हूँ। पहले मैं रिटन पार्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है कि 2 घंटे में मैं 6 सवाल लिख लूँगा, और उसके बाद 1 घंटा मैं बचाता हूँ हर बार। और मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ ऑलवेज कि मैं 2 सवाल आराम से 1 घंटे में कर लूँ, ताकि वहाँ पर मुझे कोई प्रेशर ना हो। और मैंने 65 में यही किया कि मैंने 2 घंटे में पहले रिटन पार्ट किए, और 1 घंटा मैंने बचा के रखा था जिसमें मैंने दोनों सवाल सही किए थे इस बार। ओके तो सर रिसोर्सेस और सब्जेक्ट के सर जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री के रिसोर्सेस सर क्या थे? देखिए बेसिकली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो सवाल होते हैं अब अप्लाइड पूछते हैं। BPSC हो गया या कोई भी PCS जो है वो अप्लाइड पूछती है। तो अब सेंट्रल एरिया देखना होता है कि किस फील्ड से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर्स हो गया, या फिर करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उससे रिलेटेड, एनर्जी हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सारे सवाल जो हैं वो हिट लिस्ट पे रहते हैं। तो इन्हीं एरियाज़ के अराउंड में जो करंट चल रहा होता है, विभिन्न जो दिल्ली बेस्ड कोचिंग्स हैं उनके जो मैगजीन्स आते हैं वो मैं मंथली लेता हूँ। और भी किताबें जो हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है, वो सब मैं पढ़ता था और उससे अपने नोट्स तैयार करते थे। ओके सर, करेंट की बात करी जाए तो सर करेंट के बहुत सारा वेटेज BPSC में सर बढ़ता जा रहा है, UPSC की तरह ही। तो सर करेंट के रिसोर्सेज कहाँ से थे? और सर करेंट के लिए बहुत सारे मार्केट में से कोई कहता है कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई बताता है कि हिंदू पढ़ो, कोई कहता है कि और कोई पढ़ो। तो सर उसके लिए सर क्या रिसोर्सेज होना चाहिए? करंट अफेयर्स तो ऐसे द हिंदू के भी जिस्ट वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लेते हैं हम लोग। और उसके बाद अपने भी करेंट्स के कुछ अपना खुद का भी न्यूज़पेपर वगैरह मैं पढ़ता हूँ, नोट्स उससे तैयार करता हूँ। और उसके बाद यूट्यूब वगैरह का भी मैं सहायता लेता हूँ, जैसे काफ़ी 1-2 चैनल है जो कि अच्छे हैं, द करेंट अफेयर वर्ल्ड्स करके हैं, ये उन लोगों के मैं फॉलो करता हूँ वीडियो, और उससे काफ़ी मदद मिलता है। उनके द्वारा जो बताए जाते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स अपना बनाता हूँ। सर जैसे बात की जाए कोचिंग की, जैसे कि आपने 60वीं से 62वीं और 64वीं का आपने इंटरव्यू दिया था और 65वीं फाइनली आप सिलेक्ट हुए हैं। आपने कोचिंग कहीं से नहीं की, आपको क्या रियलाइज होता है कि अगर हमने कोचिंग किया होता शायद उसमें सिलेक्शन हो गया होता?
कोचिंग का इतना इंपॉर्टेंस रोल है, आपने चूँकि उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन क्या सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन की जा सकती है? जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से की जा सकती है। और सबसे पहले तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनसे पूछा जाए कि क्या इस हार्ड, दो चीज़ होता है, एक हार्ड लेबर होता है, एक स्मार्ट लेबर होता है। तो मेरा मानना है कि स्मार्ट लेबर किया जाना चाहिए। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टारगेटेड स्टडी की जाए सेल्फ स्टडी से, तो आराम से अचीव किया जा सकता है। सर कोई एस्पिरेंट्स यदि मतलब प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप भी कभी फ्रेशर रहे होंगे, न्यू बिगिनर रहे होंगे, फ्रेशर रहे होंगे, तो सर वो बीपीएससी की यदि तैयारी करना चाह रहा है तो सर शुरू में स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से कंटेंट लेके आए, कौन सा रिसोर्सेस से वो स्टार्ट करें? जैसे पहले तो मैं कहूँगा कि पीटी पढ़ें और साथ में ऑप्शनल जो पेपर लेना है वो भी चूज़ कर लें और उसको साथ में लेकर चलें, क्योंकि अब मेंस पीटी के बाद ज़्यादा वक्त नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो कोई भी मेंस का पेपर है तो उसको तैयार करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। तो पीटी के साथ उसको भी शुरू करें मेंस के, उससे रिलेटेड जैसे जो भी पेपर है तो मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं, जो बेटर ऑथर्स के बुक अवेलेबल हैं वो ले लें और उसको लेकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बनाएं। प्रीवियस ईयर के जो सवाल आ रहे हैं लगातार उन पर फोकस करें कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उसका मॉडल आंसर हो सकता है, क्या टॉपर्स के आंसर उस पर हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होती है और मिलाया जाता है। और एक आइडिया लेकर अपना फिर नोट्स तैयार करें, क्योंकि आंसर सबसे बड़ा क्या होता है एग्ज़ाम में अगर क्रैक करना हो तो अपना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 60 से 62 से लेकर 65 तक 3 बार मेंस दिया, तीनों बार क्वालिफाई किया है। उसके पीछे ये वजह थी कि मैंने कभी भी कोई भी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं रखता हूँ, कभी भी जो बुक मिली हिंदी में मिला हिंदी पढ़ा, इंग्लिश मिला इंग्लिश पढ़ा, और लिखता मैं उसे अपने ही लैंग्वेज में हूँ। ओके सर, बात करिए नोट्स बनाने की, तो सर नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं या फिर कमेंट में लिखते हैं कि नोट्स बनाने में बहुत समय लग जाते हैं, जैसे तो बुक में बहुत सारे अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो सर नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? और दूसरी बात, किसी टॉपर का नोट्स फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने कोई नोट्स बनाया है तो उसको ज़रूर दिखाएं कि आपकी विधि क्या थी बनाने की। जी, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें अगर समय हम दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ रही है, उस पर हमारा कमांड हो रहा है। और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो वो सिर्फ उसे मुझे रिवाइज़ करना होता है। तो नोट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा बात टॉपर्स के नोट्स का, तो उनके नोट्स से आंसर राइटिंग का स्किल हम लोग देख सकते हैं, कुछ सीखने को मिलता है कि वो कैसे आंसर राइटिंग करते थे, उनकी क्या विधि रही थी, किस तरह से इंट्रोडक्शन है तो कैसे दे रहे हैं, कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन के डिमांड को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, कहाँ पर फ्लो चार्ट डाल रहे हैं, कहाँ पर डायग्राम्स का यूज़ कर रहे हैं, मैप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मददगार साबित होती है। जैसे देखिए मेरा नोट्स है, मैं इसे वैसे बनाता था कि पहले जैसे कोई टॉपिक मैंने चूज़ किया, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के बारे में इंडिया की क्या पोजीशन है और अभी उसमें हम लोगों का कितना % इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, उससे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ पहले इंट्रोडक्शन होता था। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं, तो हम लोग लैंड रिफॉर्म्स क्या है, किस तरह के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहे थे, जैसे ब्रिटिश रूल हो गया, परमानेंट सेटलमेंट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसके बाद जो रतवाड़ी सेटलमेंट था, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जो मॉडर्न इसमें किया गया, उसमें मैं इस तरह से एग्ज़ाम में भी देता हूं कि पहले बना लिया, उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट ये होते हैं पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट करता हूं, फिर उसके बाद उसको एलेबोरेट करता हूं। जैसे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे देखते हैं कि मान लेते ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब आया था, उसका पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं इस तरह से दिखाने के बाद फिर उसको उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि क्रेडिट एंड फैसिलिटी थी, पावर सप्लाई था, मॉडर्न इक्विपमेंट्स था, मशीन्स था, हार्वेस्टर था, ट्रैक्टर था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, बट उसके क्या डिमेरिट्स रहे, तो फिर वो हम लोग लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, टॉक्सिक इन फूड चेन, हार्मफुल फर्टिलाइजर, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, कंसंट्रेटेड एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गए, पूरे इंडिया तक वो स्प्रेड नहीं हो पाया। तो आप जो है इसी तरह के नोट्स आप अपना भी तैयार करें और एग्ज़ाम में भी जो है इसको इसी तरह लिखें, और कंक्लूड करना बहुत नेसेसरी होता है एग्ज़ाम में भी। सर आपको जो भी यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उस एस्पिरेंट सर आपका क्या कहना चाहेंगे? ये कहना होगा कि हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, सबसे पहले निराश नहीं होना चाहिए। अंधकार आता है तो सवेरा भी आता है, और ये चीज़ मैंने फील भी किया है। तो और किसी भी चीज़ के लिए टूटना नहीं चाहिए। जैसे 64 के रिज़ल्ट नहीं होने के बाद 65 के मेंस से पहले मैंने इंटरव्यू की शुरुआत कर दी थी तैयारी की, और स्ट्रेटजी चेंज किया था। कभी भी अपनी गलतियों से सीखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, ये मैंने बचपन में सुना था और वो चीज़ मैंने अब महसूस भी किया लाइफ में। थैंक यू सो मच जिसान आरिफ सर की, आपने बहुत ही प्रेशर समय निकाल कर बात किया। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे जिसान आरिफ सर, जो कि ब्लॉक पंचायत ऑफिसर
पोस्ट पर सर चयनित हुए 65th का जो रिजल्ट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना